हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं लर्न एट द रेट अंकित। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के मॉडल पेपर को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ही बीए फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो जो लोग हिस्ट्री लिए हुए हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय के डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊँगा कि अपने आंसर को एक फॉर्मेटिंग कैसे दें और कैसे उत्तर को एक सही वे में लिखें। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अर्थ बताइए। तो इसमें आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुनर्जागरण का अर्थ बताइए। नाम में ही पुनर्जागरण है तो इसका मतलब क्या होगा, पुनर्जन्म। यानी तो इसको हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। पहले मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि पुनर्जागरण का शब्द ये होता है, इसका मतलब अर्थ ये होता है पुनर्जन्म। फिर इस तरह से मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच मुख्यतः पश्चिमी यूरोप में विभिन्न कारणों से एक नई चेतना का उदय एवं प्रसार हुआ। यह चेतना थी तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण, साहसिक मनोभाव, व्यक्तित्ववाद, मानववाद इत्यादि। ठीक, इसके बाद में हम लिखेंगे कि पुनर्जागरण शब्द इस शब्द से निकला है। इसका शाब्दिक होता है, शाब्दिक अर्थ होता है नया जन्म। ठीक, या फिर पुनर्जन्म। व्यवहारिक दृष्टिकोण में इसे मानव की बौद्धिक चेतना या तर्क शक्ति का पुनर्जन्म भी कहते हैं। ठीक, तो जो इस तरह से मतलब जो पहली लाइन हमने जिस तरह से मतलब मैंने आंसर को लिखना स्टार्ट किया, उसी में जो विद्वान उद्यान थे उन्होंने जो अपना मत दिया था वो सब एक अच्छे वे में फॉर्मेटिंग होकर बन जाता है। ठीक, तो इसी तरह से मतलब हम लोग मैं पहले क्वेश्चन को लिखूंगा तो ये लगभग 70 वर्ड तक हो जाएगा। आपको 50 वर्ड में लिखना है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि 70 से 80 वर्ड तक अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। ठीक, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब पता होगा अगर आप लोग बुक वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि पुनर्जागरण का शायद आरंभ यूरोप में यानी मुख्यतः इटली के रोम से हुआ था। और इसे आपको मॉडर्न इंडिया मतलब अपने भारत से किस तरह से कनेक्ट करना है, विश्व के साथ साथ भारत से भी कनेक्ट करना है। ठीक, तो इसका एक लाइन इस तरह से ऐड कीजिए कि भारत में राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक माना जाता है और मॉडर्न इंडिया में राजा राम मोहन राय का काफ़ी ज़्यादा महत्व भी है। ठीक, तो आपको मतलब पास्ट से एक मॉडर्न माने वर्तमान से एक दूसरे को कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको वहाँ से लिखना शुरू करना है, यूरोप से कनेक्ट करते हुए आपको इंडिया में भी लेकर आना है, क्योंकि हम लोग विश्व के साथ साथ भारत का भी इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब विश्व के इतिहास से भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ा ये भी हम साथ साथ देख रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक, इससे पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों की खोज हुई। फिर पुनर्जागरण से क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हुआ। लैटिन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी जैसी भाषाओं का जन्म हुआ। और लैटिन भाषाओं जो लैटिन भाषा बोली जाती थी उसका वर्चस्व धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और जो नई भाषाएं थीं उसके आधार पर राज्यों का निर्धारण किया जाने लगा। ठीक, तो इस तरह से समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा। धर्म पर धर्म जो थे उस पर इसका मतलब प्रभाव कमज़ोर मतलब प्रभाव कम हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक, तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐड करते हुए आप लोग लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। तो धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका मतलब जो कारण था वह था कैथोलिक धर्म। ठीक, कैथोलिक धर्म का फ्रांस के साथ साथ मतलब यूरोप में इतना अधिक महत्व था कि मतलब जो वहाँ पर थे चर्च पादरी और ये सब चर्च और इनका पादरी वादरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। तो इसके बाद में जो आम लोग थे यानी मध्यम वर्ग थे इनका इतना महत्व नहीं था। लेकिन मुख्यतः जो मतलब एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि इसे मार्टिन लूथर, जीगली, काल्विन इत्यादि मतलब ऐसे विचारकों का उदय हुआ कि इन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को जन्म दिया। उसके बाद में इन्होंने कैथोलिक धर्म के भीतर ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन भी चलाया। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका महत्व कमज़ोर होने लगा धर्म सुधार आंदोलन का। ठीक, तो ऐसे करके मतलब इसका तत्कालिक कारण को दिखाते हुए थोड़ा बहुत दो चार लाइनें इस तरह से ऐड करनी है कि राजनीतिक और सामाजिक मतलब प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक पर भी इसका क्या कारण था वो भी आ जाए। ठीक, तो इसके बाद में हम लोग 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने की 100% संभावना है। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें ना कोई युद्ध हुआ। ठीक, और निरंकुश राजतंत्र के होते हुए भी मतलब वहाँ पर सरकार की गठन हो गई और जो गरीब लोग थे, कमज़ोर वर्ग थे और जो शक्तिशाली लोग थे, मध्यम वर्ग थे, सबको एक समान नज़र से देखा जाने लगा जब ये क्रांति हुई थी। ठीक, तो ना कोई अव्यवस्था फैली थी, ना कोई अराजकता फैली थी। ठीक, ना कोई मतलब राजनीतिक राजनीतिक कारण कोई इस तरह से युद्ध भी नहीं होते कि जिस पर
लोगों के रक्त वक्त बहे, ठीक। तो इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई युद्ध हुआ था और ना निरंकुश राजतंत्र के होते हुए भी सरकार का गठन कर लिया गया था, ठीक। तो इसे मतलब गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ब्रिटेन में हुई थी इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। फिर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? जाहिर सी बात है, जहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण सही होगी, अच्छी होगी, ठीक। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता होगी, ठीक, श्रम की अधिकता होगी, पूंजी का महत्व, पूंजी की अधिकता होगी, तो वहीं पर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होगी। तो इंग्लैंड में ये सब परिस्थितियाँ पर्याप्त मात्रा में थी और इंग्लैंड के लगभग बहुत सारे देश उपनिवेश भी थे, तो इसलिए इंग्लैंड में सबसे पहले आधुनिक क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक। फिर फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख आर्थिक कारण क्या थे? ठीक, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके आर्थिक कारण को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है आर्थिक कारण में? क्योंकि जो राजा था उसका मतलब राजतंत्र पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कम था और जो वहाँ की रानी थी ना, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अधिक था फ्रांस में, ठीक। और रानी के कितने खर्चे अधिक थे कि वहाँ का जो राजतंत्र था, रानी मतलब खर्च में बिलीव रखती थी, खर्च के अनुसार धन में बिलीव रखती थी, ऐसा उनका कुछ कथन वगैरह था। तो मतलब और फिर उसके बाद में जो ये कारण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रांसीसी क्रांति के, अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको शायद देखने को मिले। जब अमेरिका का जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी, ठीक। फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी, तो उसमें मतलब फ्रांस को इतना अधिक आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर हो गई कि उसको उभरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे सूखा वगैरह शायद पड़ गया था यहाँ पर, जिससे वहाँ की फसलों और जो आवश्यक वस्तुएं थी वो ख़राब हो गई थी। और 1780 के पहले के दशक में अगर देखें तो उसका मतलब फ्रांस का एक काफ़ी ज़्यादा महत्व था, आर्थिक दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली राज्य था। और उसके बाद में जो 1780 में जब ब्रिटिश क्रांति हो गई थी, उसके बाद में जो ब्रिटिश वस्तुएं थी वो फ्रांस में निर्यात की जाने लगी थी और इससे क्या हुआ कि बेरोजगारी लगातार बढ़ने लगी थी, ठीक। तो ऐसे आप एक फार्मेटिंग करते हुए अच्छी तरह से लिख सकते हैं इसे। उसके बाद में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन, ये आने की कोई ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद मार्टिन लूथर कौन थे? फ्रांस के एक विचारक थे। इनके विचार ऐसे थे कि मतलब पूरे लगभग फ्रांस के साथ साथ और लगभग मतलब पूरे यूरोप में इनके विचार को लोग महत्व देते थे, ठीक। तो ऐसे थोड़ा बहुत महत्व देते हुए पहले इनके कौन थे इनके बारे में थोड़ा बताते हुए फिर इनके जो मतलब कथन थे, कोट थे, उनको कोट करते हुए आप लोग आंसर लिखिएगा, ठीक। औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए। फिर इसी में औद्योगिक क्रांति को बताना है। फिर औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जहाँ पर आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, मतलब जनसंख्या वहाँ पर जितनी हो उससे अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। तो थोड़ा बहुत अर्थ बताते हुए इसे लिख सकते हैं। फिर इसमें नेपोलियन तृतीय के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में महाद्वीपीय व्यवस्था किसे कहते हैं? इसे नेपोलियन ने लागू किया था। महाद्वीपीय व्यवस्था या व्यवस्था थी, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि नेपोलियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था महाद्वीपीय व्यवस्था थी कि इन्होंने ब्रिटेन को हराने के लिए, मतलब ब्रिटेन को पराजित करने के लिए सभी देशों से मतलब वस्तुओं को आयात करना बंद कर दिया था, ठीक। और इन्होंने तो इससे क्या हुई थी, फ्रांस में लगातार बेरोजगारी फैलती जा रही थी और आर्थिक तंगी वहाँ पर मतलब आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। तो इससे इनकी महाद्वीपीय व्यवस्था काफ़ी खतरनाक साबित हुई थी। फिर उसके बाद में लौ एवं रक्त नीति का सिद्धांत मेडोल इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बलबन ने अपनाया था और फ्रांस और विश्व इतिहास में बिस्मार्क ने इसे अपनाया था। तो इसे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP मैं लिख दे रहा हूँ। लौ एवं रक्त नीति से आप क्या समझते हैं? फिर यंग इटली क्या है? यंग इटली से तात्पर्य क्या है? यंग इटली में आप लोग थोड़ा बहुत मेजनी को कोट करते हुए लिखिएगा क्योंकि मेजनी का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो यंग इटली जब लिखते हुए लिखो तो मतलब मेजनी का कोट जरूर कीजिएगा। फिर वर्साई की संधि का क्या महत्व है? पेरिस समझौता 1928 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो हुई थी संधि, वो ये है समझौता और संधि। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रसंघ क्या है? राष्ट्रसंघ के उद्देश्य। फिर इसके बाद में आर्थिक मंदी, उसके बाद में ठीक। तो आर्थिक मंदी जो पड़ी थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शायद पूरे विश्व में पड़ी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका मतलब इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से लिखना है, ठीक। तो अमेरिका की क्रांति को जब लिखना तो उसके बाद में इसकी फॉर्मेटिंग में बता रहा हूँ किस तरह से करना है। आपको पहले अमेरिका की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है, ठीक। उसके बाद में इसको लिखना है कि देखो मैं बता रहा हूँ कि जो अमेरिका की क्रांति थी वो विश्व इतिहास में किसी मील का पत्थर माना जाता था, ठीक। और लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और पूंजीवाद के विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी।
ठीक, इस तरह से मतलब इस तरह के पहले ही लाइन में एग्जाम्पल देते हुए आपको लिखना है। फिर इसके कारणों को आप दो भागों में बांट देना। ठीक, एक 1756 से पूर्व की घटना है यानी दीर्घकालिक कारण, फिर 1756 के पश्चात की घटना है। ठीक, उसके बाद में आप लिखना है इसके बाद में आर्थिक कारण, पहला नंबर, फिर उसके बाद में हेडिंग देना नंबर 1 आर्थिक कारण। ठीक, तो अमेरिका की क्रांति के आर्थिक कारण। उसके बाद में आप लिखना जब ये थोड़ा बहुत देते हुए मतलब कोट करते हुए कि ब्रिटेन का एक अत्यधिक लाभदायक उपनिवेशवाद था अमेरिका। फिर ब्रिटेन ने कुछ ऐसे कर लगाए जैसे नौ परिवहन कानूनों के माध्यम से यह प्रावधान किया कि अमेरिका से आयात निर्यात केवल ब्रिटिश जहाज़ों से ही होगा और अधिकांशतः कर्मचारी ब्रिटेन के नियुक्त किए जाएंगे, और जैसे कपास तंबाकू इन सब उत्पादों को केवल ब्रिटेन ही भेजा जाएगा। अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर सभी सीमा शुल्क लगेगा। ठीक, और लोह एवं कपड़ा उद्योग पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे ब्रिटेन के द्वारा। उसके बाद में आर्थिक कारण में इतना आप दिखाते हुए उसके बाद में आप लोग नंबर 2 पर लिखना राजनीतिक कारण। ठीक, जैसे इस तरह का मतलब आपको 250 वर्ड में लिखना है। ठीक, तो इसमें 250 मतलब ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि आप 2-3 पैराग्राफ उसी में भर दो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको मतलब बताना है एक एक पॉइंट कि क्या क्या कारण थे, संक्षिप्त कारण पूछ रहा है ना, तो पहले आर्थिक कारण, उसके बाद में राजनीतिक कारण, फिर उसके बाद में राजनीतिक कारण में एक दो पॉइंट जैसे नोट करते हुए कि हाल मतलब जो इसमें अमेरिका उपनिवेश में शीघ्र ही विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक, और इसमें आंतरिक विषयों पर उन्हें कर लगाने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद में जो और महत्वपूर्ण कारण था उसके बाद में सामाजिक कारण, समाज पर इसका क्या प्रभाव, अमेरिका के समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो सामाजिक कारण को कोट करना है। ठीक, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा था। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमेरिका के सामाजिक कारण में, अमेरिका की क्रांति में मतलब सामाजिक कारण के बारे में। ठीक, तो सामाजिक कारण जो यहाँ पर था, तो वहाँ पर अमेरिका में 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते थे जिन्हें, फिर उसके बाद में अफ्रीकी दास रहते थे, फिर मतलब और यूरोपियन लोग रहते थे। यूरोपियन में जो थे वो अधिकांशतः अंग्रेज लोग ही रहते थे। ठीक, तो अमेरिका में जो यूरोपियन अंग्रेज थे वो ब्रिटेन के लोगों के समकक्ष अपने आप को मानते थे कि मतलब जो ब्रिटेन की सरकार होगी वो उन्हीं की तरह मतलब मेरे साथ भी ट्रीट करेगी, मतलब व्यवहार करेगी। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी ऐसी नीति बनाई कि जिससे लोगों में असंतोष का कारण बढ़ता गया। ठीक, और समाज में ऐसे कई वर्गों का उदय हुआ जिससे एक मतलब ब्रिटिश हितों से मतलब टकराव होने लगा, ब्रिटिश हितों से लगातार इन लोगों का टकराव होने लगा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि उनको अच्छा नहीं लगा जो वहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे, तो उनसे और इनसे ब्रिटेन के लोगों से लगातार टकराव होने लगा। और इसमें मतलब कुछ शिक्षित वर्ग थे, व्यापारी थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, भूमाफिया जैसे तस्कर वगैरह थे। ठीक, तो ऐसे आप 2-3 लाइनों में आप इसकी राजनीतिक कारण भी, सामाजिक कारण को भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला मतलब आप क्या कोट करेंगे, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण को भी कोट कर सकते हैं। एक मिनट, फिर अमेरिका की क्रांति में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कोट कर सकते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक, जो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। ठीक, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, तो ये भी आप कोट कर सकते हैं। इसमें भी आप 5-6 लाइन को कुछ ऐसे कोट करते हुए फिर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला आप लोग क्या क्या हेडिंग देंगे, बोस्टन टी चाय पार्टी। ठीक, बोस्टन टी चाय पार्टी। ठीक, टी चाय पार्टी, तो इस पर भी आप 2-3-4 लाइनों को कोट करते हुए लिखेंगे कि एक एडम्स थे, एडम्स जो वहाँ के क्रांतिकारी एक नेता थे। उन्होंने जब ब्रिटिश जहाज़ जब बोस्टन नामक बंदरगाह पर मतलब चाय की पेटियों को लेकर पहुँची, तो वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, कुछ क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने वहाँ की जो चाय की पेटियाँ थी उसे समुद्र में फेंक दिया था। ठीक, उसके बाद में उनके ऊपर मुकदमा फिर चलाया गया था। उसके बाद में ब्रिटेन के मुकदमे को मतलब जो यहाँ पर का मुकदमा था उसके बाद में बंदरगाह को बंद कर दिया गया था, फिर मुकदमे को ब्रिटेन हस्तांतरित किया गया था। फिर इसके बाद में 1744 में एक फिलाडेल्फिया में महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और उसके बाद में लास्ट में जाकर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ऐसे कुछ कारण थे। तो ये 4-5 बिंदु जो मैंने बताया ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कोड कर सकते हैं तो आपके आंसर की एक सीधी फॉर्मेटिंग बन जाती है। उसके बाद में आप निष्कर्ष लास्ट में लिख सकते हैं, या फिर आप नोट करके कुछ 2-4 पॉइंट यूज मतलब लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन लेगा 250 वर्ड से मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे, मैं अब डिस्कस कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद में अमेरिका का गृह युद्ध। अमेरिका का गृह युद्ध क्या था कि जब यहाँ की क्रांति हो गई थी अमेरिका की, उसके बाद में जो उत्तरी अमेरिका थी वह उद्योगों के मामले में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, पर दक्षिणी अमेरिका की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका बोल रहा था कि दास प्रथा को बैन किया जाए, उत्तरी अमेरिका,
बोल रहा था कि दास प्रथा को बैन किया जाए, लेकिन दक्षिणी अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ की उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, और वहाँ पर मतलब यहाँ पर लोग श्रमिकों को वेतन मिलने लगा था, तो इसलिए थोड़ा अच्छे श्रमिक की आवश्यकता थी, और वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। तो इसी को लेकर, दास प्रथा को लेकर वहाँ पर युद्ध चला था, और लास्ट में विलियम अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को पूर्णतः ही बैन कर दिया था। फिर इसके बाद में फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, फ्रांस के फिर इसके बाद में कुछ ऐसे कारण थे, ये भी मतलब कारण वगैरह बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की राजक्रांति में 1789 ईस्वी में वहाँ के दार्शनिकों की भूमिका, आप इसमें मार्टिन लूथर, मॉन्टेस्को और काल्विन, ये सब जो जितने विचारक थे, इनको आप एक एक पैराग्राफ में कोट करते हुए 5-6 3-4 पैराग्राफ में बनाकर 250 वर्ड में बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला कारण है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें फ्रांस के सामाजिक कारणों को उल्लेख करना है। ठीक, सिर्फ फ्रांस के सामाजिक कारणों को ही उल्लेख करना है। ये मत सोचिएगा कि मतलब आप सबको कोट करते हुए चले जाएं, क्योंकि ऐसा लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर कि फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक, जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहले नंबर में थे पादरी, फिर उसके बाद में सामंत, उसके बाद में पादरी पहले नंबर पर। ठीक, उसके बाद में सामंत, उसके बाद में आम लोग। ठीक, पादरी और सामंतों को अधिक महत्व दिया जाता था, आम लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उसके बाद में इनको, पादरी और सामंतों को एक ऐसे अधिकार थे कि एक लोग कर वसूल सकते थे, बिगाड़ ले सकते थे, उच्च पदों पर नियुक्ति कर सकते थे लोगों की, और आम लोगों को ऐसा अधिकार नहीं था। उसके बाद में सामाजिक इस व्यवस्था से ये लोग असंतुष्ट थे। इसके बाद में मध्यम वर्गों का उदय हुआ, और इसके साथ मतलब थोड़ा ऐसे कारणों को कोट करते हुए लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में 1789 में फ्रांसीसी के राजनीतिक कारण, इसके बाद में यहाँ पर राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। ये सब बहुत एक सब शब्द काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप यहाँ से शुरुआत करो, फ्रांसीसी की थोड़ा पृष्ठभूमि बनाओगे, उसके बाद में लिखते रहे तो ये उतना आंसर भी नहीं रहेगा, और पढ़ने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक, इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था, अभी वहाँ पर मैंने बताया कि मैजनी को आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैजनी ने इटली के एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण बताइए। अब इसके तो आप पढ़ोगे अच्छे से तभी आपको पता चलेगा कि कारण क्या थे। जैसे यहाँ पर गुटबंदी थी, गुप्त संधियाँ हो गई थी युद्ध से पहले। उसके बाद में और 2-3 कारण थे, जैसे कि जैसे शस्त्रीकरण की होड़ हो गई थी, मतलब वो जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो शक्तिशाली राज थे उनकी मतलब जो थी वो शक्ति उनकी कमज़ोर होने लगी थी। ठीक, आर्थिक समाजवाद हो गया था, उग्रराज्य, ऐसे ऐसे मतलब इससे कारण को 4 कारण, इसमें 4 कारण पर एक एक 2-2 पैराग्राफ लिखते हुए आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में वर्षा पेरिस सम्मेलन पर एक लेख लिखिए। पेरिस सम्मेलन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। ठीक, इसे आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वर्साई की संधि पर एक आरोपित संधि थी, समीक्षा कीजिए, जो कि जर्मनी के द्वारा मतलब जर्मनी को नीचा दिखाया गया था, उसको अपेक्षित सम्मान नहीं मिला था, इसलिए एक आरोपित संधि के रूप में इसे देखा जाता है वर्साई की संधि को। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आने की लगभग 70 से 80% का चांस है इसका कि मतलब आए, एग्जाम में आ जाएगा, वैसे नहीं तो वर्साई की संधि कहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जर्मनी को ये नीचा दिखाया था, जर्मनी पर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कर वगैरह लगा दिया गया था, तो उसके बाद में और रूस वगैरह को काफ़ी ज़्यादा, रूस वगैरह संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद में फिर शायद 7-8 साल के लिए युद्ध रुका था, उसके बाद में फिर शुरू हो गया था। ठीक, तो इसके बाद में इस तरह से ये पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी ये हो पाएगा अच्छे से। रूसी क्रांति के लिए लेनिन की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है रूस की क्रांति के लिए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को आपको यहाँ पर 4 कारण कोई 4 पैराग्राफ में सिर्फ देखिए, थोड़ा बहुत एक पृष्ठभूमि दूसरी विश्व युद्ध का कारण मत 2 लाइन का दीजिएगा। उसके बाद में इसके 4 कारण, मतलब ये देख लो, वहीं पर 2 कारण है। पेरिस संधि को आप पेरिस शांति सम्मेलन पर थोड़ा बहुत कोट कर दीजिएगा, वर्साई की संधि पर एक कोट कर दीजिएगा, बस 2 कारण तो यहीं से मिल जा रहे हैं आपको, 2 कारण आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, मैंने बता दिया कि कहाँ से आपको कैसे लिखना है, थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि बनाना है इसमें आपको। उसके बाद में 2-3 कारणों को आपको संक्षेप में लिखते हुए चले आए। धर्म सुधार इसी में कोट कर दीजिएगा। उसके बाद में आप कोट कर दीजिएगा भौगोलिक खोज, जिससे नवीन चेतना का प्रसार हुआ था, एक नवीन चेतना। फिर इसके बाद में 1888 की गौरवपूर्ण क्रांति पर मैंने डिस्कस ही करा दिया, थोड़ा उसे और बढ़ाकर लिखना है। फिर औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए, इसे भी थोड़ा बहुत देख लेना। अमेरिका के गृह युद्ध को मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दास प्रथा को लेकर युद्ध हुआ था।
फिर अमेरिका क्रांति के कारणों एवं महत्वों की विवेचना कीजिए। मैंने वही बताया कि 4-5 कारण आपको लिखते हुए लास्ट में निष्कर्ष दे देना है कि इसका और इसका जो महत्व हुआ था वो अमेरिका की क्रांति के बाद में पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसके बाद में कई राष्ट्र ऐसे थे जो स्वतंत्र हो गए थे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा, फ्रांस के बाद में रूस पर, जर्मनी पर, मतलब जितना भी अब आज भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव इस क्रांति का पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण तीनों मैंने बता ही दिया है। एक एक पैराग्राफ में पहले थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि इसमें बनाना, उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों का परीक्षण कीजिए। ठीक, उसके बाद में फ्रांस में 1830 की क्रांति के प्रमुख कारणों को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए इसको। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था में इसके परिणामों का परीक्षण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत देख लेना क्योंकि ये आने की संभावना है। क्योंकि नेपोलियन की ये व्यवस्था थी, ये एक असफल हो गई थी, नहीं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। ये ब्रिटेन को पराजित करने के लिए इसने इस तरह की बनाई थी कि हम ब्रिटेन से ना कोई सामान आयात करेंगे, ना कोई निर्यात करेंगे किसी भी देश से, और खुद से मतलब निर्यात करेंगे। और यहाँ पर फिर चोरी छुपे मतलब ब्रिटेन से वस्तुओं को मंगाता था। नेपोलियन के पतन का कारण बताइए। पहला कारण तो महाद्वीपीय व्यवस्था ही, उसके बाद में और 2-3 कारण देख लीजिएगा आप लोग। फिर नेपोलियन तृतीय की ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत देख लीजिए क्योंकि ये लघु उत्तरीय में पूछ सकते हैं। इटली के एकीकरण के चरणों का मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि इसमें कई चरण में हुए थे। आपको उसको मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मेट बनाते हुए पहले चरण, दूसरे चरण, फिर दो भागों में इसे बांटकर आपको आंसर की फॉर्मेटिंग बनानी है। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण कीजिए, कई सारे कारण थे, 4 कारण आपने वहीं पर डिस्कस किए। उसके बाद में इसको थोड़ा बहुत देख लेना। फिर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डालिए। 2-3 जर्मनी वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे। ठीक, फिर वर्साई के संधि एवं गुणों एवं दोषों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मैंने बताया ना कि जर्मनी वगैरह असंतुष्ट थे इस संधि से। ठीक, बस वैसे मुझे कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं इसमें, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले ही बता दिया। तो थोड़ा बहुत मतलब एक कॉन्सेप्चुअल चीज़, ज़्यादा फैक्ट डालने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह से आंसर लिखिएगा आप कि एक आपका जो सेंटेंस हो दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करे, तो जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा भी लगे। ठीक, तो किसी दिन मैं किस तरह से आंसर लिखता हूँ, 2-3 क्वेश्चन की आंसर लिखकर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इस तरह से मैं लिखता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर युवराज तिवारी 01 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई राय देनी हो अपनी, तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुख्यतः जो लोग 4th सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।